फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वेइंग इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है ये है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हमने कल भी पढ़ा था, उसके कुछ टाइप होते हैं और उससे रिलेटेड आज लेवलिंग के कुछ बेसिक टर्म्स भी हम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने टेलीस्कोप को देखा था। टेलीस्कोप जो हमारा था, 3 पार्ट थे उसमें, आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और डायाफ्राम से मिलकर बनी हुई थी। आई पीस हमारी इरेटिक और नॉन इरेटिक टाइप की थी। इरेटिक टाइप जो कि सीधी इमेज आपको दिखाती है, जिसमें कि 4 लेंस हमने यूज किए थे। नॉन इरेटिक टाइप जो कि आपको उल्टी इमेज दिखाई देती है, 2 टाइप्स की थी, रैम्सडन्स और ह्यूजेंस। रैम्सडन्स हम मोस्टली यूज करते हैं, ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव लेंस में आने वाली प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर रहे थे ये हमने पढ़ा था। क्लियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कुछ, आज मैं आपको बता देता हूँ कि टेलीस्कोप हमारे पास 2 टाइप की हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, एक इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, एक एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। यानी कि जिसमें फोकसिंग करने के लिए, यानी कि इमेज को साफ करने के लिए इंटरनल लेंस, इंटरनल स्क्रू, इंटरनल मोमेंट का यूज किया गया हो, या इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं फ्रेंड निगेटिव लेंस। ठीक है, याद रखोगे, एक इस प्रकार का टेलीस्कोप है, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, एक इस प्रकार का टेलीस्कोप जिसमें निगेटिव लेंस के द्वारा हम फोकसिंग करते हैं। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पर बन सकता है कि इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में जो फोकसिंग की जाती है किस प्रकार के लेंस के द्वारा की जाती है, तो फ्रेंड उसको निगेटिव लेंस का नाम दिया जाता है। आप ये याद रखोगे। क्लियर। एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप जो हमारे पास होता है, जिसमें फोकसिंग प्रक्रिया हम एक्सटर्नल मोमेंट अदर ऑब्जेक्टिव या आईपीस, क्या तो ऑब्जेक्ट के द्वारा या आईपीस के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि इसमें बाह्य प्रक्रिया ऑब्जेक्ट के द्वारा या आईपीस के द्वारा हम फोकसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड ये बनता है कि दोनों में से ज्यादा एडवांटेज किसकी होती है। ठीक है, इंटरनल फोकसिंग और एक्सटर्नल फोकसिंग दोनों में ज्यादा मोर एडवांटेज कौन है, तो आपको रिप्लाई देना है कि इंटरनल फोकसिंग जो टेलीस्कोप होता है फ्रेंड, मोर एडवांटेजेस होते हैं इसके। ठीक है, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के ज्यादा एडवांटेज होते हैं किसकी अपेक्षा, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप की अपेक्षा। क्लियर फ्रेंड, ये आपको रिप्लाई देना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स, ये अब हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड, हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स को देखते हैं। बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हो सकती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, टर्निंग पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट, स्टेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है फ्रेंड, फ्रंट ऑफ व्यू, ये सब, ब्राइटनेस वगैरह, जितनी भी डेफिनेशन अब यहाँ पर बनेगी, इसी में हमारे बीच में लार्ज सॉल्यूशन भी हम करने वाले हैं कि फोर साइड बैक साइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सीरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी जो अब शुरू होने वाली है। इससे पहले जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। क्लियर फ्रेंड, तो देखते हैं हमारी कुछ बेसिक टर्म्स। देखना, तो देखोगे फ्रेंड, ये लेवलिंग टेलीस्कोप जो हमने अभी तक कंसिडर की है, लेवलिंग टेलीस्कोप फ्रेंड, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है देखना। फर्स्ट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ये कह रहा है कि एक रेशो होता है, एक अनुपात होता है। किसका अनुपात होगा भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ का जो अनुपात है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ का जो अनुपात है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्लियर। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये भी आप देखोगे। तो ये कह रहा है कि टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्टिव लेंस के डायमीटर की टर्म में मेजर किया जाता है। क्लियर। ऑब्जेक्टिव लेंस के डायमीटर की टर्म में हम मैग्निफिकेशन को दिखाते हैं टेलीस्कोप की। क्लियर, कैसे दिखा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो लेवलिंग टेलीस्कोप हम यूज करते हैं, यानी कि टेलीस्कोप जो लेवलिंग में यूज की जाती है, उसका मैग्निफिकेशन 25 mm से 40 mm तक रखा जाता है। याद रखोगे, लेवलिंग टेलीस्कोप। और थ्योडलाइट में जो हम टेलीस्कोप यूज करते हैं उसका मैग्निफिकेशन 15 mm से 30 mm डायाकार रखा जाता है। क्लियर फ्रेंड, ये याद रखोगे। नेक्स्ट, दूसरे नंबर की डेफिनेशन हमारे टेलीस्कोप से रिलेटेड आती है पावर।
पावर क्या रहा है कि पावर फोकस डिस्टेंस का इनवर्स होती है। ठीक है, हमारे पास जो फोकस डिस्टेंस है, हमारे पास जो फोकस डिस्टेंस है उसके इनवर्स को पावर कहा जाता है, पावर कहा जाता है। मान लो फ्रेंड आपके पास फोकस डिस्टेंस, ये एग्जांपल में नोट कर लेना, मान लो फोकस डिस्टेंस हमारे पास 0.2 है, फोकस डिस्टेंस हमारे पास 0.2 है, तो उसकी पावर कितनी होगी? तो पावर क्या आ जाएगी, इसके इनवर्स को कहेंगे, यानी इनवर्स का मतलब 1/0.2। ये तो ये आपने सोल्व किया, ये आपके पास आ गया 5। ठीक है, तो यदि किसी की फोकस डिस्टेंस आपके पास 0.2 है तो उसकी पावर उसका इनवर्स होती है, आप ये याद रखोगे। सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि फोकस डिस्टेंस दे देगा, पावर आपसे पूछ लेगा तो उसका इनवर्स कर देना, पावर निकल के जाएगी। तो ये इस डेफिनेशन के एग्जांपल में आप नोट कर लेना। क्लियर फ्रेंड, यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती है यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फील्ड ऑफ व्यू। देखना इसके बाद फील्ड ऑफ व्यू, तो देखना फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आता है ये फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का क्या मीनिंग होता है? ये कह रहा है कि टेलीस्कोप के जो सर्कुलर पोर्शन है, टेलीस्कोप के सर्कुलर एरिया से आई पर बना जो एंगल है उसको बोलते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप का जो सर्कुलर एरिया होता है उससे आई के माध्यम पर, ये आपकी इधर आई होगी, ठीक है, आई पोर्शन पर जो यहाँ पर ये एंगल बनता है, आई पोर्शन पर जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं फ्रेंड क्या, फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि जो व्यू आप फील्ड के ऊपर देख रहे हो किस एंगल पर देख रहे हो, फील्ड के ऊपर जो व्यू आपके द्वारा देखा जा रहा है वो किस एंगल पर देख रहे हो उसको बोलते हैं। क्लियर, याद रखना। ये इधर कोई आपका टेलीस्कोप स्टाफ है, स्टाफ किसी डायाफ्राम पे दिखाई देगा, डायाफ्राम आपका सर्कुलर रहता है ये, ठीक है, और इधर ही आपकी कोई टेलीस्कोप है, आई पीस है, तो आई पीस ये लाइन ऑफ साइट, आप मान लो इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ये, तो ये जो एंगल है किस एंगल पर आपके द्वारा वो व्यू देखा जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सर्कुलर पर सर्कुलर एरिया से आई के ऊपर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। ब्रिलियंसी, ब्रिलियंसी क्या है, इमेज की ब्राइटनेस को ब्रिलियंसी कहा जाता है, इमेज की ब्राइटनेस को ब्रिलियंसी कहा जाता है, याद रखोगे ब्राइटनेस वर्ड। ठीक है, ब्राइटनेस वर्ड याद रखोगे क्योंकि नेक्स्ट में आएगा शार्पनेस, यहाँ है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को क्या कहेंगे, ब्रिलियंसी, शार्पनेस को कहेंगे डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड, ब्रिलियंसी जो होती है ये डिपेंड करती है इन 3 पर, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और कितने नंबर लेंस के लगे हुए हैं, उन पर डिपेंड करेगी ब्रिलियंसी। ऐसे डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, इमेज की शार्पनेस को बोलते हैं, इमेज की शार्पनेस को डेफिनेशन बोल देंगे। क्लियर फ्रेंड, ये डिपेंड करेगी क्वालिटी के ऊपर लेंस की। ठीक है, ये याद रखोगे। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसोल्यूशन। रेसोल्यूशन का मतलब ये है कि एक यूनिट एरिया में कितने पिक्सल होते हैं उसको बोलते हैं रेसोल्यूशन। मतलब ये हुआ एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉलेस्ट विजिबल फ्रिक्शन ऑन द आई, आई के ऊपर कितने स्मॉलेस्ट डिवीजन में एंगल बनता है उसको क्या कहेंगे, रेसोल्यूशन बोलते हैं। पिक्सल होते हैं ना, जैसे कि हम इमेज लेते हैं, इमेज के जो पिक्सल हमें दिखाई देते हैं उनकी बात है, तो उस चीज को रेसोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, रेसोल्यूशन उसको बोला जाता है, आपको याद रखना है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। अब जो फ्रेंड इसके बेसिक टर्म आती हैं उनको हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं हमारे कुछ टेलीस्कोप से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वह कौन से हैं देखना फ्रेंड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आता है हमारा। नेक्स्ट फ्रेंड इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। यह होता क्या है, ये पूछ रहा है कि बबल ट्यूब, बबल ट्यूब आप जानते हो क्या होता है, या से स्प्रिट लेवल में बोलते हैं। ये आपके सामने है बबल ट्यूब, एक सर्कुलर ट्यूब होती है जिसके अंदर मिक्स्ड एयर टाइप का लिक्विड भरा रहता है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर मिक्स्ड एयर टाइप का लिक्विड भरा रहता है, और जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है उसको फ्रेंड हम स्प्रीटियस लिक्विड बोलते हैं, स्प्रीटियस लिक्विड। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या नाम दिया जाता है, स्प्रीटियस लिक्विड का नाम उसको दिया जाता है। क्लियर फ्रेंड, तो जो आपके पास बबल ट्यूब है ये एक सर्कुलर ट्यूब होती है, जनरली ये एक सर्कुलर ट्यूब होती है, और इसकी लेंथ में कर्वेचर होती है। आपको दिखाया जा रहा है कि इसके लेंथ में कर्व का पोर्शन है। ठीक है, इसमें स्प्रीटियस लिक्विड की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि ये स्प्रीटियस लिक्विड है कौन सा। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स जो ये स्प्रीटियस लिक्विड भरा हुआ है ये कौन कौन सा हो, ये आपका इसमें अल्कोहल हो सकता है,
ठीक है फ्रेंड, याद रखोगे। इसमें अल्कोहल हो सकता है, इसमें क्लोरोफॉर्म हो सकता है ये, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्पिरिटियस लिक्विड स्पिरिट बबल के अंदर होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है फ्रेंड। और आपका इसमें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड हमारा यहाँ पर आता है नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एथर, सल्फ्यूरिक ईथर, सल्फ्यूरिक ईथर यहाँ पर होता है। सिंथेटिक अल्कोहल आया है, एक मॉडर्न अल्कोहल है फ्रेंड, उसको बोलते हैं सिंथेटिक अल्कोहल। ये मॉडर्न टाइम का है, नाम याद रख लेना बस, ठीक है, सिंथेटिक अल्कोहल। तो अगर आपसे पूछता है कि स्पिरिटियस लिक्विड कौन कौन सा होता है बबल ट्यूब के अंदर, तो उसको आप नाम बताओगे, एक अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, सल्फ्यूरिक एथर, सिंथेटिक अल्कोहल। क्लियर। तो जो ये भरे हुए हैं फ्रेंड, इनकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब ये है कि जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, जो ये फ्लो कर रहे हैं, इनमें रेजिस्टेंस, इनके फ्लो के प्रति रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। ये बबल आसानी से इधर उधर मूव करना चाहिए, ये मतलब है इसका विस्कोसिटी कम होने का। नेक्स्ट कह रहा है कि टेम्परेचर इफेक्टिव कम होना चाहिए, इस पर ज्यादा टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड तो ये एक सेंटर पे नहीं रुक पाएगा, ठीक है, इसलिए इसका टेम्परेचर इफेक्टिव कम होना चाहिए। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो स्पिरिटियस लिक्विड क्या है आपको याद रखना है, और बबल ट्यूब के कुछ पॉइंट है आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड, तो देखना फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ आपका लेवल ट्यूब का थोड़ा लंबा पोर्शन है, देखते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। ये कह रहा है कि हमारे पास जो लेवल ट्यूब होती है, ये फ्रेंड आप पहले यहाँ समझो, ये जो लेवल ट्यूब हमारे पास होती है, इसके ऊपर मार्किंग बनी रहती है, ठीक है, और प्रत्येक मार्किंग पे जो ग्रेजुएशन है 2-2 mm का गैप का होता है, ठीक है, 2-2 mm के गैप पर ग्रेजुएशन यहाँ पर बने होते हैं। इसके अंदर आप जानते हैं कि वेपर स्पिरिटियस लिक्विड भरा रहता है, ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, ये पूरा पूरा ग्रेविटेशनल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगर मान लो कोई रीडिंग इस यहाँ पर है, या यहाँ से यहाँ पहुंचने में जितना एंगल लेगी उसी को कहेंगे फ्रेंड सेंसिटिविटी, ठीक है। तो आप कह सकते हो एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, इतना याद रखो, एक डिवीजन की एंगुलर वैल्यू को सेंसिटिविटी कहा जाता है। इधर देखना ध्यान से, मान लो हमारे पास ये यहाँ पर है आपकी कोई फिलहाल रीडिंग, ठीक है, इधर कोई ग्रेविटी है आपकी है, तो यहाँ से एक एंगल चलने में ये कितना, ये कितना गैप बीच में इन्होंने बनाया, इसी को कहते हैं फ्रेंड एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। मान लो पूरा गैप हमारे पास 2 mm का है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 1-2 mm के गैप को कवर करने में जो एंगल ये देती है उसको बोलते हैं एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन को सेंसिटिविटी। यानी कि लेवल ट्यूब के ऊपर मार्क्ड ग्रेजुएशन पर 2 mm के वैल्यू को या एक एंगुलर वैल्यू को बनाने में, सबस्टैंडर्ड करने में जो एंगल बनता है उसी को सेंसिटिविटी कहा जाता है। तो बस आप सिंपल सी बात अपने दिमाग में बिठा दो, इट इज द एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, एक डिवीजन की एंगुलर वैल्यू को, एंगुलर मान को, कोणीय मान को सेंसिटिविटी कहा जाता है। अब फ्रेंड, सेंसिटिविटी को बढ़ाना घटाना ये किसके ऊपर, मतलब ये कि सेंसिटिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो सेंसिटिविटी को आप ध्यान से समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, क्लियर फ्रेंड। तो देखना फ्रेंड ध्यान से, सेंसिटिविटी को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। मान लो फ्रेंड हमारे पास ये कोई एक स्टाफ है, ये आपका कोई स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ बोलते या कोई ऑब्जेक्ट बोलते, ठीक है, स्टाफ बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ये है। और यहाँ पर आपका कोई बबल ट्यूब है, ये इधर आपका कोई बबल ट्यूब है, ठीक है, ये कोई क्या है आपका बबल ट्यूब। अब क्या आपने क्या काम करे, उस ऑब्जेक्ट को आप साइड कर रहे हो किसी एंगल पर, मान लेते हैं कि इस बबल से यहाँ तक की इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है,
और इससे आपने उस बबल को, इस ऑब्जेक्ट को साइड किया हुआ है किसी एंगल पर, किसी इंक्लाइनेशन पर। क्लियर फ्रेंड? ये तो हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि बबल जो आपका सबस्टैंडर्ड एंगल बनाएगा वो कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करें। अब ये बबल है, बबल का मीनिंग क्या हुआ? बबल का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर ये आपके कुछ इसमें ये मार्किंग पड़ी भी होंगी, ये ऐसे तो होगा फ्रेंड, यहाँ पर कुछ मार्किंग होगी। और आपने देखा है कि जो लेवल ट्यूब है ये ग्रेविटी के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि ये ग्रेविटी की ओर आकर्षित हो रहा होगा, ऐसे ग्रेविटी की ओर आकर्षित हो रहा होगा। क्लियर? मान लिया इसकी रेडियस आर है, मान लिया इसकी रेडियस आर है। अब जो आपके पास ये बबल थे फ्रेंड, और बबल के ऊपर जो ये डिविजन्स बने हुए हैं, बबल के ऊपर जो डिविजन्स थे, मैंने आपको बताया था अभी, ये जो डिविजन्स बने हुए हैं बबल के ऊपर, इनके बीच का गैप कितना था फ्रेंड्स? अभी बताया था आपको कि बबल पर जो डिवीजन बने हुए हैं उनका हमारा जो गैप है, बबल के ऊपर जो डिविजन्स बने हुए हैं, ये इनके बीच का गैप हमने अभी बताया आपको कितना है, 2 mm का। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारे पास डिविजन्स की लेंथ है 2 mm की है। ठीक है, तो यानी कि आपको यहां से निकल जा रहा है कि लेंथ आपके पास कितनी है, 2 mm की, डिवीजन की लेंथ की 2 mm की आपके पास लेंथ है। मान लेता हूं कि मेरे पास जो ये डिवीजन है ये n नंबर्स के हैं, मैं यहाँ पे एक नंबर मान लेता हूं n, ये मान लिया मैंने नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन भी कौन से, जो डिस्टर्ब होंगे, यानी कि जितने डिवीजन यहाँ पर बनेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब रीडिंग पढ़ते समय आप कितने डिवीजन चले, वह नंबर मैंने यहाँ पर मान लिया n है। तो फ्रेंड एक नंबर की लेंथ l है, तो n डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये हमारे पास n डिवीजन है, एक की लेंथ हमारे पास l है, यानी कि 2 mm है, l मान लिया, तो n की लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, तो ये लेंथ आपके पास फ्रेंड हो जाएगी यहाँ पर nl। क्लियर? ये लेंथ हो जाएगी nl। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम ये मान लेते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है। क्लियर फ्रेंड? ये हमने मान लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है, इसको मान लो आप a पॉइंट, ये मान लिया आपने b पॉइंट, इधर आपने मान लिया ये c पॉइंट, इधर भी कुछ नाम दे दो, ये मान लिया f, ये मान लिया e। ठीक है, ये हमने कुछ पॉइंट मान लिया। क्लियर? तो हमारे पास जो ये स्टाफ है, ये मान लेता हूं इनके बीच की जो ये रीडिंग है, इसको मैंने मान लिया s। ये जो s होता है फ्रेंड, s क्या है यहाँ पर, ये s होता है आपका कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल के जो बीच के ऑब्जेक्ट है, यानी कि f और इधर ये जो c पॉइंट है, इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि डिवीजन डिस्टर्ब होने से पहले और डिवीजन डिस्टर्ब होने के बाद के बीच का डिफरेंस हमारे पास s है। ठीक है, ये हमारे पास s है, इनको आप लिख सकते हो, यहाँ पर s है आपका डिफरेंस बिटवीन स्टाफ रीडिंग बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर डिवीजन आपका जब डिस्टर्ब हुए। ठीक है फ्रेंड, डिवीजन के डिस्टर्ब होने से पहले और डिवीजन के डिस्टर्ब होने के बाद के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने मान लिया है। तो डिफरेंस बिटवीन स्टाफ रीडिंग के बीच का डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर डिवीजन डिस्टर्ब, याद रखोगे। सिंपल भाषा में ये कहो, डिवीजन डिस्टर्ब होंगे तो लेवल डिस्टर्ब होगा, तो लेवल के डिस्टर्ब होने से पहले और लेवल के डिस्टर्ब होने के बाद के बीच के स्टाफ रीडिंग का क्या डिफरेंस है, हमने s मान लिया। और इस s को आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो। यदि मैं इस CF पॉइंट में से ये पूरे में से ये वाला पोर्शन घटा दूं तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बच जाएगी, यानी कि CF माइनस CE, इस पूरे में से ये वाला पोर्शन घटा दे तो यही तो बचेगा फ्रेंड। देखो, इस पूरे पोर्शन में से अगर ये वाला पोर्शन निकाल दिया जाता है तो ये पोर्शन बचेगा, तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा आपका CF माइनस CE, ये हमने मान रखा है C पॉइंट। ठीक है, पूरे में से हमने ये हिस्सा घटा दिया, ये हमारे पास बच गया। और L आपके पास यहाँ पर है 2 mm, ये आप याद रखोगे। ठीक है फ्रेंड, L आपके पास कितना है, 2 mm। तो देखते हैं, अगर आप यहाँ पर हमारा जो ये ट्राइंगल है फ्रेंड, हमारे पास जो ये ट्राइंगल है FAB, आप इस ट्राइंगल की बात करो,
देखो ट्राइंगल FAE, FAE ट्राइंगल की बात करो और इसमें tan अल्फा का फॉर्मूला लगाओ। tan अल्फा क्या होता है फ्रेंड? tan अल्फा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? S, परपेंडिकुलर क्या है? S, और बेस क्या है फ्रेंड? ये वाला, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D। तो tan अल्फा की वैल्यू यहां से आपकी आ जाती है S अपॉन D। ये tan अल्फा जो है ये बहुत ही स्मॉल टाइप का होता है, वेरी स्मॉल कंडीशंस में आपको ये अल्फा मिलता है, तो इसलिए इसको हम ये भी मान सकते हैं कि अल्फा बराबर S अपॉन D, अल्फा बराबर S अपॉन D भी इसको हम मान सकते हैं। एस यहाँ पर क्या है आपको बता दिया कि लेवल के डिस्टर्ब होने से पहले और लेवल के डिस्टर्ब होने के बाद के बीच का जो स्टाफ रीडिंग डिफरेंस है वो एस है, और डी आपके बीच आपके पास जो आपका टेलीस्कोप है, बबल ट्यूब है, वहां से ऑब्जेक्ट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है। उन दोनों का जो रेशो है वो हमारा यहाँ पर क्या निकल जाता है? अल्फा निकल जाता है। और इसी अल्फा को हमने कहा था एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन। ये अल्फा क्या है? एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन है। क्लियर फ्रेंड? यहाँ तो कोई डाउट है? बताइए, तो यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आपको फ्रेंड यहाँ पर याद रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद देखोगे, इसके बाद आपको देखना है कि जो हमारे पास ये S अपॉन D का जो रेशो है, S अपॉन D का जो रेशो है, S अपॉन D का जो रेशो होगा ये बराबर होगा फ्रेंड NL अपॉन R के। ये बराबर होगा N इंटू L अपॉन R के। यानी कि अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, ACB की बात करें, तो NL अपॉन R बराबर होगा इनके दोनों भुजाओं के, यानी कि S अपॉन D के। तो S अपॉन D N इंटू L अपॉन R के बराबर होता है। क्लियर फ्रेंड? अब यहाँ से आप D निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ से D निकालना चाहो D निकाल सकते हो, D की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। S निकालना चाहो S निकाल सकते हो, S की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। क्लियर फ्रेंड? अल्फा चाहो अल्फा निकाल सकते हो। ठीक है भाई, निकाल सकते हैं ना? तो आप यहाँ से अगर R निकालना चाहो तो आप R का आ जाएगा आपका ये N इंटू L इंटू D अपॉन S। ये R की वैल्यू आ जाएगी N इंटू L इंटू D अपॉन S। अब इस R की वैल्यू का यूज कैसे करें ये देखना। R की वैल्यू का यूज कैसे करना है ये देखना ध्यान से फ्रेंड। ये हो गया, देखना, एक मिनट। तो उसमें थोड़ी रीडिंग दिखाई नहीं दे रही थी, अब सही है। अब देखना, ये नोट करो आप। तो फ्रेंड ये यहां तक आ जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद देखना हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से निकल जाता है LND अपॉन S। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि वन डिवीजन मूव करने में जो एंगल बनता है उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। यानी कि हमने ये भी पढ़ा, ये हमारे पास एंगुलर डिवीजन है, ये एंगुलर डिवीजन है, और एक एंगुलर डिवीजन की लेंथ हमने मान रखी है L, जो कि हमारे पास 2 mm है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इनके बीच के एंगल्स की बात करूं, ये ग्रेविटी की और अट्रैक्टिव है, इधर हमारी ग्रेविटी और बीच में बनने वाला मैं एंगल यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये अल्फा डैश है मेरे पास। एक की बात कर रहा हूँ केवल, ये तो कंप्लीट के लिए था एनएल के लिए, मैं सिर्फ एक डिवीजन की बात कर रहा हूँ अल्फा डैश, और इसकी रेडियस R है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो अल्फा डैश है ये क्या हो जाएगा? अल्फा डैश आपका कितना हो जाएगा? अल्फा डैश हो जाएगा L अपॉन R। अल्फा डैश आपका हो जाएगा ये L अपॉन R। R हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, वो R का मान यहाँ पे रखो। तो अल्फा डैश बराबर आ जाएगा फ्रेंड L अपॉन, ये आ जाएगा N इंटू L इंटू D अपॉन S। ठीक है, L से L कैंसिल, S ऊपर चला गया तो ये आ गया S अपॉन ND। ठीक है फ्रेंड, अल्फा डैश बराबर S अपॉन ND यहाँ पर बन जाता है। याद रखोगे? कोई डाउट है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अल्फा डैश समझ में आ गया, S अपॉन ND आ गया। क्लियर? ये सिंगल के लिए है, सिंगल डिवीजन के लिए आप याद रखोगे अल्फा डैश सिंगल डिवीजन के लिए। ठीक है, ये हमारा पूरा n डिवीजन के लिए डाटा चल रहा है पूरा, ये हमने सिंगल के लिए निकाल दिया। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या काम करना है फ्रेंड? आपको कुछ पॉइंट है याद रखने हैं। ये इतना यहाँ तक सोल्व हो जाता है, इसमें आपको याद रखना है। देखोगे, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें फ्रेंड, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, इसको मैं O मान लेता हूँ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए, तो ये बन जाएगा AOB। ट्राइंगल AOB बन जाता है। AOB में आपको याद रखना है फ्रेंड कि जो N इंटू L है,
ये n इंटू एल, ठीक है फ्रेंड। n इंटू एल जो होता है आपको याद रखना है, n इंटू एल यानी कि यह लेंथ बराबर होती है उसकी रेडियस और बनने वाले एंगल के गुणनफल के, यानी कि n इंटू एल बराबर होता है r इंटू एल्फा के। भाई कर्वेचर जो बना हो इस एंगल के कारण ही तो बना, जितना एंगल चलेगा कर्वेचर उतनी ही बनती चली जाएगी, ठीक है, याद रखना है। तो r इंटू एल्फा बराबर होगा इस लेंथ के। ये देखो यहाँ से कर्वेचर ऐसे बनना शुरू हुआ, जितना ये हटेगा उतनी ही लेंथ ये वाली बनती चली जाएगी, तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, तो n इंटू एल बराबर r इंटू एल्फा के। अब यहाँ से आप एल्फा निकाल लो, वही फॉर्मूला बन गया नहीं, n इंटू एल अपॉन आर, ठीक है, ये निकल गया अल्फा, n इंटू एल अपॉन आर, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें भी हमने फॉर्मूला निकाल दिया था, जो ये निकल के आया था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर बराबर एनएलडी अपॉन एस। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी? लेवल ट्यूब की। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेवल ट्यूब यानी कि आर, एनएलडी अपॉन एस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एनएलडी अपॉन एस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है ये रेडियन में होगा, ये भी आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपका रेडियन में होता है। रेडियन से अगर इसको आप सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो आपको याद रखना है, आपके पास जो एक ग्रेजुएशन है, एक ग्रेजुएशन या एक रेडियन बोल दो, ये होता है 20, 62, 65 सेकंड के, 206265 सेकंड के इक्वल होता है एक ग्रेजुएशन। ये आपको याद रखना है, एक ग्रेजुएशन 206265 सेकंड के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि मैं अब इस फॉर्मूले को फ्रेंड मैं ये भी लिख सकता हूं कि अल्फा डैश बराबर 206265 एल अपॉन आर सेकंड, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये भी यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ओके फ्रेंड्स। तो ये हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो एनएलडी अपॉन एस वाला फॉर्मूला है या एस अपॉन एनडी का फॉर्मूला है, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अल्फा डैश है एल अपॉन आर, और यही बराबर किसका आता, हमने यहाँ आर की वैल्यू रख दी थी, वो ये आर की वैल्यू रख दी थी, तो ये फॉर्मूला किसके बराबर आ गया था, एस अपॉन एनडी के बराबर आ गया था, ठीक है। जब हमारे इस फॉर्मूले में इससे मल्टीप्लाई हो सकती है तो यहाँ पर भी हो सकती है, यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं 206265 एस अपॉन एनडी, इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये काफी सारे फॉर्मूले यहाँ पर अब बन चुके हैं, ये आप सभी को याद रखने हैं, क्लियर फ्रेंड, ये सभी को याद रखने हैं सभी फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ पर आपसे अगर सेंसिटिविटी की यूनिट पूछी जाए, बेसिक क्वेश्चंस बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि भाई साहब जो पूरी सेंसिटिविटी आप पढ़ रहे हो इसकी क्या यूनिट होती है, ये यूनिट बताइए। तो सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होगी बता सकते हैं? अभी आपने देख लिया सेकंड में हमने यहाँ पर सेंसिटिविटी निकाल दी, ठीक है, लेकिन सेकंड में कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट यहाँ पर हो जाएगी आपकी सेकंड पर 2 mm, 1 mm का डिवीजन ही तो मूव होगा, एक डिवीजन में कितने समय लगा, ठीक है, एक डिवीजन मूव करने में कितना समय लगा, वही इसकी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी की यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इसका कुछ डेरिवेशन पोर्शन था। अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, ये इसका लास्ट पोर्शन है, फिर ये एंड होता है आपका। तो देखना फ्रेंड, ये सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। यही है कि ये कह दो कि सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अभी जो फॉर्मूले हमने पढ़े उन्हीं से ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है फ्रेंड। अभी जो सेंसिटिविटी के आपने जितने भी फॉर्मूले पर पढ़े हैं, एस अपॉन एन डी, सेंसिटिविटी बराबर क्या था, फाइनल फॉर्मूला हमारा लास्ट में निकल के आया था कि सेंसिटिविटी बराबर 20, 62, 65 एस अपॉन एन डी, यही तो निकल गया है फाइनली बाद में। तो यही से हमारे पता लग जाएंगे सब बातें। पहले उसने कहा कि लेवल ट्यूब की लंबाई को बढ़ाकर, लेवल ट्यूब की लंबाई आप जितना बढ़ा दोगे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना।
ट्यूब का डायमीटर बढ़ाकर, ट्यूब का डायमीटर बढ़ाओगे तो बबल भी बढ़ेगा, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, कर्वेचर की रेडियस कम करेंगे। जो रेडियस हमारे पास है कर्वेचर की, अगर उसको आप थोड़ा कम कर देते हो तो हमारा क्या होगा, सॉरी बढ़ा देते हो तो सेंसिटिविटी भी आपकी बढ़ जाती है। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था, अगर विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, वही यहाँ पे लिखा है लिक्विड की विस्कोसिटी को कम करके, ठीक है, ये कम करके, यहाँ भी बढ़ाकर, ये सब बढ़ाकर। ठीक है, ये कह रहा है लिक्विड और ट्यूब के बीच जो होने वाला फ्रिक्शन है वो कम होना चाहिए, तो ये हम कम कर देंगे तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बबल की लेंथ को बढ़ाकर, बबल की लेंथ को बढ़ाकर तब भी आप क्या काम कर सकते हो, सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपको याद रखना है। ये कह रहा है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, बबल ट्यूब के लिक्विड में एक्सपेंशन आ जाएगा। बबल ट्यूब जो है उसके अंदर जो आपका बबल है वो क्या है, एक्सपेंशन करेगा, जिससे बबल की लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर वो एक्सपेंशन करेगा, फैलेगा, तो बबल कम होता चला जाएगा। ठीक है, और उस बबल की सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लेना, इस लेक्चर को ध्यान से देख लेना। क्लियर फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइज, फॉल, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या होते हैं कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। क्लियर फ्रेंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।